ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में आज हुए आम चुनाव के मतदान और वॉशिंगटन में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका का कुख्यात जेफरी एपस्टाइन क्यों करना चाहता था रूसी राष्ट्रपति पुतिन से संपर्क। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में हिंसा के बीच आम चुनाव संपन्न, 299 सीटों के साथ जनमत संग्रह के लिए भी वोटिंग। मतों की गिनती जारी, बीएनपी ने ठोका जीत का दावा। जमात की धमकी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर ही जनादेश होगा मंजूर। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू के बीच बैठक, ट्रंप का ईरान से बातचीत जारी रखने पर जोर। तेहरान का इजराइल पर वार्ता को पटरी से उतारने का आरोप। तुर्की का बड़ा दावा, दोनों पक्षों के रुख में आया लचीलापन। यूरोपीय नेताओं की वैश्विक मंच पर यूरोप की आर्थिक ताकत बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा। यूक्रेन मुद्दे पर दिखी हंगरी की नाराजगी, कहा अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कीव की फंडिंग रोकना जरूरी। ब्राजील के राष्ट्रपति की 18 फरवरी से भारत की राजकीय यात्रा, दूसरे एआई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आएगा भारत। रूस में व्हाट्सएप पूरी तरह से बंद, स्थानीय कानूनों का पालन न करने का आरोप। क्रेमलिन ने देश के सरकारी मैसेंजर मैक्स को बताया व्हाट्सएप का विकल्प। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पहली बार आम चुनाव हुए। कुछ हिंसक घटनाओं को छोड़ अमूमन इस बार मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान के लिए पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में लोगों ने मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान किया। बांग्लादेश में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार बांग्लादेश सेना की कड़ी चौकसी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। अब परिणामों का इंतजार किया जा रहा है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात गठबंधन के बीच है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ये महज एक सरकार चुनने का दिन नहीं, बल्कि बांग्लादेश को फिर से पटरी पर लाने का एक बड़ा टेस्ट। 1.5 साल के सियासी उठापटक के साथ हिंसक प्रदर्शनों की भेंट चढ़ी बड़ी आबादी, बिखरते सांप्रदायिक सौहार्द में जड़े जमाती कट्टरता, इस विपरीत परिस्थिति में पिसती अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की इस बड़ी ताकत के सहारे हालात की धारा मोड़ने के लिए बांग्लादेश की जनता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची। हालांकि कई स्थानों पर हिंसक घटनाओं ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाला। बांग्लादेश के लिए ये चुनाव इसलिए खास है कि इस बार चुनाव पुराने दिग्गज चेहरों के बिना नए नेतृत्व और नई राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहा है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना के पतन के बाद ये पहला चुनाव है। हसीना देश से बाहर हैं, उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध है। ऐसे में पार्टी ने चुनाव का बाइकाट करने का ऐलान कर रखा है। हाल ही में बांग्लादेश की सियासत की एक और बेगम पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो चुका है। इन बदली परिस्थितियों ने लंबे समय तक प्रतिबंधित रही दक्षिणपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने अपनी जमीन खोज ली है। माना जा रहा है कि इस बार का मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के गठबंधनों के बीच है। बीएनपी के गठबंधनों में 10 पार्टियां शामिल हैं, जबकि जमात इस्लामी के साथ 11 पार्टियां हैं। बीएनपी की कमान तारिक रहमान के हाथों में है। रहमान खालिदा जिया के बेटे, जो लंबे समय बाद हाल ही में वतन वापस लौटे हैं। वे अपनी पार्टी को राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। उसके बाद पार्टी ने तेजी से पैर जमाया। जमात ने जुलाई आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ गठबंधन किया है। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान हैं। वे खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साफ सुथरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि महिलाओं को टिकट न देने और उनके काम को लेकर दिए गए बयानों से पार्टी की फजीहत हुई है। वोट डालकर बाहर निकले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को आज़ादी का दिन बताया। वहीं अनियमितताओं की खबरों के बीच बीएनपी प्रमुख
तारिक रहमान ने समय पर परिणाम जारी करने की मांग की, जबकि जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने चुनाव को अहम मोड़ बताते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने ठीक से काम किया तो देश को अच्छा चुनाव मिलेगा। यानी व्यवस्था पर दोनों तरफ से शक जताया जा रहा है। इस बार के चुनाव में देश की संवैधानिक व्यवस्था को लेकर एक रेफरेंडम भी हो रहा है, यानी संसद में 2 सदन होने चाहिए या फिर 1 सदन रहने देना चाहिए। ये यूनुस के जुलाई चार्टर 2025 का हिस्सा है, जिसमें चुनाव सुधार, राजनीतिक दलों में सुधार, सिविल सोसाइटी का निर्माण और एक सुधार कमीशन का गठन करना है। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। अतुल जी, मतदान बांग्लादेश में संपन्न हो गया है और अमूमन बांग्लादेश का एक इतिहास रहा है कि चुनाव के दौरान वहां पर हिंसा होती है, लेकिन इस बार छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी हिंसा नहीं देखी गई वहां पर। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए चंद्रशेखर जी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बार हिंसा जो है वो कोई ऐसे बड़े पैमाने पे नहीं हुई और वोटिंग जो हुई है वो शांतिपूर्ण ही रही है। लेकिन मैं वोटिंग टर्नआउट पे कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक जो बांग्लादेश की जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से आ रहा था कि 48% के करीब वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि वोटिंग उतनी तादाद में नहीं हुई है और उसका शायद कारण ये हो सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी रही है पहले, जो अवामी लीग, उसके बॉयकॉट का मुझे लगता है कि असर हुआ है। तो हम ओवरऑल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लो टर्नआउट के साथ। ठीक है अतुल जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना की ओर से अपील की गई थी अपने समर्थकों से कि वो वोट करने न जाएं, और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है उससे ये लगता है कि उनके समर्थकों ने उनकी बात मानी है। लेकिन अतुल जी, अब मतदान हो चुका है और कहीं ना कहीं मतगणना भी शुरू हो चुकी है और 2 प्रमुख दावेदार हैं इस चुनाव के जो आगे जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एक जमात के नेता और दूसरे बीएनपी के नेता। अगर हम दोनों जो सिचुएशन है उसमें हम बात करेंगे अतुल जी, अगर बीएनपी वहां पर सत्ता में आ जाती है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा भारत के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से और बांग्लादेश के लिहाज से? देखिए, बीएनपी को अगर देखा जाए तो एक जब से बीएनपी की फॉर्मेशन हुई है एक नेशनलिस्ट अल्टरनेटिव की तरफ से आया है। एक तरह से बांग्लादेश फर्स्ट का जो अगर हम स्लोगन देखें तो अवामी लीग भी वही कहती है और बीएनपी भी वही कहती है। तो ये उनका जो पैराडाइम है वो एक तरह से कंटिन्यूटी का है जो बीएनपी का है। अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो उसको आगे बता रहे थे, बीएनपी की पार्टी और तारिक रहमान की प्रधानमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन मार्जिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि जमात इस्लामी को हम रूल आउट कर सकते हैं। तो अभी तक एडवांटेज बीएनपी। भारत के लिहाज से देखा जाए मुझे लगता है एक फेमिलियर एक्टर है बीएनपी के साथ। हमने पहले भी उनके साथ हमारा एक कनेक्शन रहा है, बातचीत रही है खालिदा जिया के साथ। आपको याद होगा कि जब खालिदा जिया की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से ऑफर दिया कि कोई भी अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो भारत करेगा। तारिक रहमान के साथ मुलाकात हुई है विदेश मंत्री जयशंकर की, जो फ्यूनरल पे गए थे खालिदा जिया की, और एक प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिट्ठी भी दी गई थी तारिक रहमान को। तो अगर भारत लिहाज से देखें तो बीएनपी का आना मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। अगर अतुल जी, अगर हम जी जी अपनी बात पूरी कीजिए अतुल जी। मैं ये कह रहा था, अगर जमात इस्लामी आती तो जमात इस्लामी की हिस्ट्री जो है बड़ी एंटी इंडिया हिस्ट्री रही है। और अगर हम देखें जो बांग्लादेश के लिबरेशन स्ट्रगल में ऑपरेशन सर्चलाइट करके जिस तरह से एक जेनोसाइडल तरीके से मारा गया वहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान की उस टाइम पे जो फौज थी, उसका जो सहायक, सबसे बड़ा सहायक जो बना था ग्राउंड पे वो जमात इस्लामी ही था। और इसलिए वो इम्प्लिकेटेड है जेनोसाइड में। एंटी इंडिया कैंपेन उन्होंने की है बहुत, मतलब सालों से ही। और लोग, उनका कोशिश है कि वो एक तरह से कहें कि वो पास्ट से हम अलग हो गए हैं, अब हम नए सिरे से अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर दोनों का हम कंपैरिजन के लिए अगर करें तो भारत की तरफ से
निश्चित रूप से बीएनपी का आना बेहतर होगा। हालांकि ये निर्णय जो लिया है ये बांग्लादेश के लोगों ने किया है। पॉलिटिक्स में ये होता है कि फिर आप जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको आप डेमोक्रेसी है तो हम पालन करते ही करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो बीएनपी का पहले एडवांटेज है, दूसरा अगर बीएनपी जीत के आती है तारिक रामायण के साथ तो भारत के लिए वो विकल्प बेहतर है। हालांकि हमारी तरफ से यही होता है, अगर हम अवामी लीग को भी मौका दिया जाता इलेक्शन में उतरने का तो एक तरह से फिर पूरी एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक विकल्प सामने आ जाना था। ठीक है। अवामी लीग का बैन होना एक तरह से डेमोक्रेटिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो सही नहीं था। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। राम राम कुशवन जी। कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसको देखकर लगता है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना तो अमेरिका आक्रामक कदम उठाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है, लेकिन जिस तरह के बयान दोनों ओर से आ रहे हैं उससे बातचीत की सफलता पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान के आसपास युद्ध की आशंका का तनाव पसरा हुआ है। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर गलती हुई तो इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने उसकी जवाबी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। बस यही चिंता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तय दौरे से पहले वाशिंगटन खींच ले गई। लेकिन तमाम गहमागहमियों के बावजूद ट्रंप से उनकी मुलाकात बेहद शांत रही। ना तो कोई प्रेस वार्ता हुई, ना ही कोई सनसनीखेज ऐलान। बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया से घोषणा की कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान ईरान के साथ बातचीत को जारी रखने पर जोर दिया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही थी कि नेतन्याहू ट्रंप पर ऐसे समझौते की दिशा में आगे बढ़ने का दबाव डालेंगे जो न केवल ईरान के यूरेनियम संवर्धन को रोके बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान की ओर से हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को मिलने वाले समर्थन पर भी रोक लगाए। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि दोनों नेताओं ने इजराइल की सुरक्षा जरूरतों पर चर्चा की और अपने करीबी समन्वय और संबंधों को जारी रखने पर सहमति जताई। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि वो प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि मिसाइल क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता। व्हाइट हाउस की बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने चेतावनी दी है कि उनका देश हद से अधिक मांगों के आगे नहीं झुकेगा। अब ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते ओमान में हुई वार्ता में कोई सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन दोनों पक्षों ने आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी। ईरान का जोर है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे, जबकि अमेरिका चाहता है कि तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गठबंधन को भी इसमें शामिल किया जाए। इस मुद्दे पर दोनों के बीच गतिरोध के संकेत मिल रहे हैं। पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिन का युद्ध लड़ा था। इस दौरान अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर भीषण बमबारी की थी, जिसमें तेहरान को भारी नुकसान उठाने का दावा किया गया। पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है।
ईरान के इर्द गिर्द भारी सैन्य तैनाती कर रखी है और कह रहे हैं कि समझौता करो या अंजाम भुगतो। ईरान भी कभी वार्ता तो कभी देख लेने की चाल चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानी मिसाइलों की ताकत से दुनिया बखूबी वाकिफ है। मौजूदा हालात को देखते हुए कई जानकार शक जता रहे हैं कि ट्रंप वार्ता की आड़ में जंग की तैयारियों के लिए समय तो नहीं खींच रहे हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो मुलाकात हुई है इजराइल के बेंयामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में, इस मुलाकात को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, खासकर ईरान संकट के दृष्टिकोण में? देखिए, ये चंद्रशेखर जी, एक कोशिश थी इजराइल की तरफ से, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, कि अमेरिका को परसुएड किया जाए कि ईरान के साथ युद्ध करें। ये एक तरह से एक बड़ी कोशिश की गई थी, जो मुझे लगता है कि अभी तक जो हम स्थिति देख रहे हैं वो विफल हुई। क्योंकि अमेरिका इस बात को, क्योंकि बातचीत जारी रख रहा है और बातचीत के मुद्दों के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका इस वक्त उस कगार पे पहुंचा है कि ईरान के ऊपर अटैक हो। ठीक है। अब अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो सबसे ज्यादा एंड गेम क्या है? एंड गेम तख्ता पलट है इजराइल की तरफ से अगर देखा जाए तो। उसकी जो पिछले महीने हमारे ये जो विद्रोह हुए थे, सबसे बड़ी संभावना थी कि विद्रोह की आड़ में तख्ता पलट हो जाए, जैसे यूक्रेन में हुआ है और कई जगह पे रेजिम चेंज हुई है। लेकिन हालांकि वो एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हुआ है ईरान के अंदर, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि रेजिम चेंज हो जाए। तो एक तरह से वो टेस्टिंग फेज था वहाँ। उसके बाद जो है ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि वो गेम चली नहीं। ठीक है। अब दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा युद्ध वाला है। उसमें भी मुझे लगता है कि अमेरिका प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि अचीव क्या करोगे आप युद्ध करके? लेकिन अतुल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि जो बातचीत की जा रही है, बातचीत में एक तरफ अमेरिका कहता है कि आप अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी, और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बातचीत कीजिए। ईरान कहता है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, और ईरान की ओर से ये भी कहा गया है कि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका की शर्तों के सामने नहीं झुकेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या लग रहा है आपको, ये बातचीत क्या सफल होगी? और अगर बातचीत असफल होती है तो तब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, गैप अभी काफ़ी है दोनों की जो पोजीशंस अगर हम देखें, अमेरिका की और ईरान की। अब एक वन बाय वन हम उसको देखें। पहली शर्त जो है, जो इजराइल की तरफ से ज़्यादा आती है, कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान खारिज करे, 0% एनरिचमेंट करे, मतलब ख़त्म कर दे एनरिचमेंट प्रोग्राम। ईरान इसको नहीं मानेगा, क्योंकि अगर जो NPT उन्होंने साइन किया है उसमें अलाउड है आप 8-9% तक अपनी एनरिचमेंट पीसफुल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो वो एक जगह, एक यहाँ पर गैप हम देखते हैं कि बहुत बड़ा है। दूसरा गैप, मिसाइल्स। ईरान कहता है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अटैक कर सकती हैं इजराइल को, वो हम जरूर बनाएंगे। नॉन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हम करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा गैप है, ये इजराइल की तरफ से दूसरी शर्त आ रही है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई समझौता हो सकता है। तो एक तरह से अगर हम, और तीसरी बात है कि ऑलरेडी जो स्टॉक पाइल है ईरान के पास, एनरिच यूरेनियम की स्टॉक पाइल है, उसका क्या किया जाए? रूस की तरफ से एक सुझाव आया था कि स्टॉक पाइल शिफ्ट कर दी जाए, 60% के करीब जो उन्होंने किया है एनरिचमेंट, वो रूस ले जाया जाए या किसी तीसरी देश में ले जाया जाए, ताकि ईरान के अंदर जो है एनरिच यूरेनियम की स्टॉक पाइल ना हो। ठीक है। वो तीसरी बात है जिसके ऊपर अभी तक समझौता नहीं। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। अतुल जी, वक्त कम है, संक्षेप में जानना चाहेंगे, इनकेस जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों की शर्तें अलग अलग हैं, बातचीत विफल हो जाती है तो तब क्या होगा? क्या युद्ध होगा वहां पर? युद्ध मुझे लगता है कि फिर भी नहीं होगा, क्योंकि युद्ध से ये अचीव नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करोगे? हवाई हमले करोगे, ठीक है? तो हवाई हमलों से आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो जो ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव, वो युद्ध से भी नहीं होगा, और ईरान को इस बात को पता है। ठीक है। उसके अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है? फिर अब हम बात करते हैं कोवर्ट ऑपरेशन की। वेनेजुएला में हमने देखा, या हमने वो पेजर बॉम्ब्स देखे थे हिजबुल्लाह के साथ किए थे। ऐसा कुछ कोवर्ट एक्शन जो है वो मैं रूल आउट नहीं करता। ठीक है।
अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के नए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। एपस्टीन 2018 में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के जरिए पुतिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। जून 2018 के एक ईमेल में एपस्टीन ने नॉर्वे के पूर्व पीएम थ्योरबोर्न यागलैंड से कहा था कि वो पुतिन को ये सुझाव दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उससे बातचीत करें। दस्तावेजों के मुताबिक एपस्टीन खुद को ऐसे पेश कर रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और निवेश जैसे मुद्दों पर रूस की मदद कर सकता था। ये भी खुलासा हुआ है कि एपस्टीन ने मॉस्को की एफएसबी खुफिया सेवाओं से जुड़े एक पूर्व रूसी अधिकारी का इस्तेमाल एक महिला के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी किया था। यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेता आज बेल्जियम में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का मकसद चीन और अमेरिका से मिल रही कड़ी चुनौती के बीच वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के तरीके तलाश करना है। बैठक का मकसद यूरोपीय संघ के आंतरिक मतभेदों को दूर करना भी है। दरअसल यूरोप भू राजनीतिक उथल-पुथल, तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बड़ी शक्तियों से पिछड़ती अर्थव्यवस्था का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान सांसदों को जानकारी दी कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी नामित करने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी योनहाप ने यह जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने गाजा शहर के सबसे पुराने वाणिज्यिक स्थल फ्रास बाजार से बुधवार को युद्धकालीन कचड़े के एक विशाल ढेर को साफ करना शुरू किया, जिसने पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अगले 6 महीनों में यूएनडीपी की योजना गाजा शहर के दक्षिण में अबू जराद क्षेत्र में तैयार किए गए अस्थायी स्थल पर कचड़े को स्थानांतरित करने की है। हिंद महासागर में स्थित द्वीप मेडागास्कर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शक्तिशाली चक्रवात गेजानी के कारण कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है। चक्रवात गेजानी मंगलवार को द्वीप के मुख्य बंदरगाह टोमासिना से टकराया था। पश्चिमी कनाडा में एक स्कूल में गोलीबारी की संदिग्ध 18 वर्षीय जेसी वैन रूट्सलार मानसिक रूप से बीमार महिला थी, जिसने अपने पूर्व स्कूल पर हमला करने से पहले अपनी मां और सौतेले भाई की भी हत्या कर दी थी। उसने टम्बलर रिज में गोलीबारी के बाद आत्महत्या कर ली थी।